खुदा के वास्ते महवे सुकूत तोड़ भी दे, सारा शहर आपकी गुफ्तगू का प्यासा है। डॉक्टर नितिन राव साहब। वालेकुम। आज जिनके 10 मुबारक से इस इस्लामिक कल्चरल सेंटर का इफ्तिताह होने जा रहा है, आज जिनके दस्त मुबारक से इस इस्लामिक कल्चरल सेंटर का इफ्तिताह होने जा रहा है, वे हमारे आली जनाब जस्टिस झक्का हक साहब, जो हाई कोर्ट के रिटायर्ड जज हैं, हमारे अंजुमन एजुकेशन सोसाइटी के एडमिनिस्ट्रेटर भी हैं। मेहमान खुसूसी मेरे छोटे भाई डॉक्टर अजीज खान साहब, अमन फाउंडेशन के अध्यक्ष तथा जिन्होंने शाहीन बाग का मूवमेंट यहाँ पर बनाए रखा था, वे आली जनाब जाकिर खान साहब, हमारे सरपरस्त हुजूर आला मुफ्ती अब्दुल कदीर साहब, मेरे भतीजे और हमारे इलाके के महाराष्ट्र तथा गोवा में जिनका नाम है, वे आली जनाब एडवोकेट आसिफ कुरैशी साहब, जिनकी रहनुमाई में यह इस्लामिक कल्चरल सेंटर को हमने अंजाम देने की कोशिश की। वे डॉक्टर रजीउद्दीन सिद्दीकी जी, डॉक्टर सरफराज अहमद साहब, मोहम्मद बिलाल जी, आली जनाब अकील अफसर साहब, उनके तमाम साथी मंच पर इस वक्त मौजूद सभी, विशेष रूप से जिनके नाम का मैं जिक्र नहीं कर सका, वे हमारे आली जनाब अब्दुल वहाब पारिक साहब, जमाते इस्लाम के हमारे डॉक्टर अनवर अहमद साहब, परवेज सिद्दीकी जी, डॉक्टर नियाज सिद्दीकी जी, हमारे पूर्व नगर सेवक मंसूर खान साहब, पूर्व नगर सेवक इब्राहिम टेलर जी, पूर्व नगर सेवक दिनेश यादव जी, हमारे ब्लॉक कांग्रेस कमेटी जिनके ब्लॉक में यह इस्लामिक कल्चरल सेंटर बना, वे दीपक खोबरागड़े जी, हमारे मूलचंद मेहर जी, नीचे हमारी जो बहनें बैठी है मोहतरमा शबनम खान जी, हमारी बहन खातिजा सिद्दीकी जी, कल्पना द्रोणकर जी, मंच पर आसीन सभी हमारे मेहमान, खवातीन व हजरात, मेरा एक सपना था, जिस सपने को आज अंजाम के रूप में मैं यहां देख रहा हूं। मुझे याद है कि 2004 में मैं जब इंडिया इस्लामिक सेंटर में 2 दिन रहा, तब मुझे लगा कि ऐसी ही चीज कोई हमारे यहां क्यों नहीं बन सकती। तो उसकी नींव रखने की मैंने उस समय कोशिश की। मैं शुक्रिया अदा करना चाहूंगा उसके लिए आर्किटेक्ट अशफाक अहमद साहब का,
कॉन्ट्रैक्टर प्रवीण गेडाम जी, एनआईटी के सभी सिपह सालार, खास करके उस समय डॉक्टर टी चंद्रशेखर जी ने मुझे मदद की थी और यहां पर हम इस सेंटर को आज अंजाम दे रहे हैं। कवि दुष्यंत कहते हैं कि सिर्फ हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं, सारी कोशिश है कि ये सूरत बदलनी चाहिए। मेरे सीने में नहीं तो तेरे सीने में सही हो कहीं भी आग, लेकिन आग जलनी चाहिए, आग जलनी चाहिए। आज इस इस्लामिक सेंटर उद्घाटन के जरिए हम उत्तर नागपुर के तमाम हमारे कौम के समुदाय की सूरत बदलने का काम करने जा रहे हैं। हमारे पवित्र कुरान में सबसे पहले वही बात कही गई है, इकरा बिस्मे रबिकल लजी खलक। यही पैगाम देती है कि पढ़ो अपने रब के नाम से जिसने पैदा किया। कुरान यह कह रहा है कि अगर हमें अपनी जिंदगी में कामयाबी हासिल अगर करनी है तो तालीम हासिल करना होगा। इसी पैगाम को आप तक पहुंचाने का आज मैं इस्लामिक सेंटर की शुरुआत करने के साथ आगाज कर रहा हूं। आप सभी को पता है कि पिछले 2 दशक से कौम की तरक्की में मैंने कई प्रोग्राम लिए हैं। मैं शुक्रिया अदा करना चाहूंगा यहां पर कि जब मैंने इसका काम शुरू किया था तब कुछ बातें मैंने जिनसे शेयर की थी और जिनसे मैंने इस मसले पे बातचीत की थी, वे तत्कालीन किदवाई स्कूल के प्राचार्य जफर खान साहब भी यहां मौजूद हैं, जिन्होंने मुझे इसके लिए गाइड किया। यूं तो मैंने हमारे पढ़े लिखे नौजवानों को नौकरी दिलाने के लिए रोजगार मेला लिया, भारत की बड़ी बड़ी कंपनियों ने हिस्सा लिया था और कई नौजवानों को काम भी यहां पर हासिल हुआ। यहां मिसेस शबनम खान जी है, उनके जरिए उर्दू के फरोग के लिए हमने ऑल इंडिया मुशायरे का आयोजन भी यहां पर किया था और काफी सक्सेस भी हुआ था। स्पोर्ट्स को बढ़ावा देने के लिए स्पोर्ट्स अकादमी बनाई है, जिसका फायदा कई बच्चे उठा रहे। मैंने जब हम छोटे थे तब यहां पर फुटबॉल खेलने के लिए किदवाई ग्राउंड एक था और किदवाई क्लब और कामठी का रब्बानी क्लब, इनमें बड़ी जोरों से फुटबॉल की मैचेस होती थी। इस वक्त मेरे नाम पर भी फुटबॉल की टूर्नामेंट्स यहां पर चल रही है। लॉकडाउन के समय में मेरी कोशिश रही कि हमारा कोई भी शख्स भूखा ना रहे, उनकी बीमारी में उनको दवा वक्त पे मिले। मैंने रोज तकरीबन 40,000 खाने के पैकेट्स इस उत्तर नागपुर में बंटवाए हैं और यहां के लोगों की जान बचाने की कोशिश की है। दवा तो देते हैं हम, मैं पालक मंत्री था सारे अस्पतालों में, यहाँ डॉक्टर अनवर साहब है, उनको पता है। जो भी सेंटर थे सब में दवाएं मुहैया कराई थी, खाने के पैकेट्स पूरे जिले में बंटवाए थे, लेकिन विशेष रूप से खाने के बना हुआ खाना, उसके पैकेट्स हमने उत्तर नागपुर में काफी बांटे। उस समय एक फैसिलिटी उपलब्ध कराई थी, लेकिन आने वाली सदी में यह भारत 2 कौमों में बंटने जा रहा है। आप कहेंगे कि ये क्या बात हुई, ये कौन सी 2 कौमें हैं जिसमें भारत बंट जाएगा? एक बंटवारा तो हम देख चुके हैं, ये कौन सा दूसरा बंटवारा है? दोस्तों, एक बंटवारा में एक कौम ऐसी रहेगी कि जिन्हें फर्राटेदार अंग्रेजी बोलना आता है और जिसे कंप्यूटर पर अच्छे से काम करना आता है, तो दूसरी कौम वो होगी कि जिसे दोनों भी बातें आती नहीं, दोनों भी चीजें नहीं आती है। पहली वाली देश और विदेश में शोहरत पाएगी, उनको शोहरत मिलेगी, कामयाबी मिलेगी। दूसरी इस देश में ही मजदूरी ढूंढेगा
इन बातों पे हमें गहरे से सोचना पड़ेगा, विचार करना पड़ेगा कि हमारी कौम को हमें भविष्य में क्या देना है, वरना हमारी कौम कुछ हमें माफ नहीं करेगी। मुफ्ती साहब मुझे माफ करना, लेकिन मदरसे द्वारा अपने यहाँ जो पाठ्यक्रम है उसकी समीक्षा करने का यही सही वक्त है। उन्हें वह हर किताब अपने पाठ्यक्रम में शामिल करनी होगी जिससे उनके बच्चों की सोच, हमारे बच्चों की सोच वैज्ञानिक और संवैधानिक हो। क्योंकि वैज्ञानिक, आपने डॉक्टर अब्दुल कलाम साहब का नाम सुना होगा, अपने देश के प्रेसिडेंट रहे हैं, और संवैधानिक यानी डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर जी ने हमें जो संविधान दिया, जो फंडामेंटल राइट्स दिए, जिसके जरिए हमें कुछ अधिकार मिले हैं बात करने की, अपनी बात रखने की, जीने की, वो अधिकार की बात होती है। इसलिए संवैधानिक से मेरा आशय संविधान के विस्तारित ज्ञान से है। और आपको संविधान ये भी बताता है कि आपको अपना नेता किसे चुनना है। यह आपका निजी फैसला होगा, परंतु यह फैसला लेने से पहले यह तय करे कि उनके भाषण और उनके वादे सच्चे हैं या कैसे हैं, धार्मिक है या सामाजिक है। आप लच्छेदार भाषण देने वाले नेताओं से आपको बचना पड़ेगा और अपने बारे में सोचना पड़ेगा, अपनी कौम के बारे में सोचना पड़ेगा, अपने बच्चों के भविष्य के बारे में सोचना पड़ेगा। अपने और अपने बच्चों के सोशल मीडिया को देखें कि वह क्या देख रहे हैं कि और फैला क्या रहे हैं। आपको अपने इतिहास को देखना है, या वर्तमान और भविष्य को यह आपको तय करना है। आपको अपने जुलूसों में भीड़ ज्यादा दिखानी है या स्कूलों और अच्छे संस्थानों में, यह सब आपको तय करना है। मैं यह भी देख रहा हूं कि इतना अच्छा सेंटर यहां बनाने के बाद यहां भीड़ नहीं है जस्टिस साहब, लेकिन कहते हैं ना कि मैं अकेला ही चलाता जाने दे मंजिल मगर, लोग जुड़ते गए और कारवां बढ़ता गया। ये तो आपने नींव रखी है, आपके शुभ से नींव रखी जा रही है, तो ये कारवां बढ़ने वाला, रुकने वाला नहीं। आज जरूर लोग नहीं आएंगे, लेकिन कल आपको यहां लोग दिखेंगे। तो यह अब आपको सोचना होगा कि आपकी संख्या स्कूलों, उच्च संस्थानों में, उच्च पदों पर कितनी है, और यह भी आपको तय करना होगा कि देश के तमाम IITs, ट्रिपल IITs, NITs, IIM, एम्स, NIFT, डबल IMC और प्रमुख विश्वविद्यालयों में आपके कितने लड़के और लड़कियां आज वहां पे नौकरी कर रही है या पढ़ रहे हैं। अभी जितने आंदोलनों में आप अपने आगे लड़कियों को देख रहे हैं, आपको यह भी तय करना होगा कि हर क्षेत्रों में अपने उच्च संस्थानों में अपनी लड़कियों को हम भेजे बगैर नहीं रहेंगे। ऐसे में हमारा फर्ज बनता है कि हम आवामों को पंथों में नहीं बांटे, इसके बजाय उन्हें अगर बेहतर शिक्षा के लिए प्रेरित करेंगे तो मुझे लगता कि हमें कामयाबी जरूर भविष्य में हासिल होगी। मुझे याद है कि डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर जी को एक बार अंग्रेजों का एक कमीशन आया था, उन्होंने पूछा था 1920 में, तब उनको पूछा था कि आप कौन सी जाति को यहां रिप्रेजेंट कर रहे हो। तो उन्होंने कहा, मैं किसी जाति को या धर्म को रिप्रेजेंट करने नहीं आया, मैं भारत की बात करने आया, मैं पहला भारतीय और अंतिम भारतीय हूं। तो यह बात हमको सोचनी पड़ेगी। इसलिए अपने जकात के पैसों को भी हमने कहां लगाना चाहिए, इस पर भी सोचना जरूरी है। यह भी तय करें कि बड़ी बड़ी मदरसों की इमारतें नहीं, वहां जाकर उन मदरसों के हालात और उसकी क्वालिटी भी हमें चेक करनी चाहिए। कुछ अच्छा नहीं लगा होगा आपको, ऐसा लगता है कि जैसे सरकारी तंत्र ने जबरन उसे निर्वस्त कर दिया है। कई हमारे मुस्लिम भाइयों की प्रतिक्रिया केवल जीवित रहने की रणनीति लगती है, लेकिन दिल्ली के जहांगीरपुरी इलाके में
वहां के निवासियों का संघर्ष, कर्नाटक की पुलिस, कर्नाटक की मुस्लिम लड़कियों से अलग किस्म का संघर्ष है। लेकिन दोनों के बीच में एक समान सूत्र यही है कि नागरिक के तौर पर वे हर मोर्चे पर हमले को झेल रही है। कई तो बिना पूर्व सूचना के और बिना वह बताए कि आपका अपराध क्या है, आपके घर तोड़ दिए जाते हैं या फिर आपको शिक्षा के बुनियादी अधिकार से वंचित किया जाता है। आपका धर्म या आस्था और पहनावा अलग किस्म का है, इस पर बात होती है। मुझे लगता है कि हमने इन सब चीजों को समझने की आवश्यकता है कि इस देश में क्या चल रहा है। मैं एक विधायक हूं। विधायक का काम तो होता है कि बुनियादी कामें अपने इलाके में करे, और बुनियादी कामें तो काम तो कोई भी करता है। कारपोरेटर भी बुनियादी काम करता है, नालियां बनाता है, सड़क बनाता है, पीने का पानी देता है, बगीचा बनाता है, मैदान खेलने का देता है। लेकिन उसके अलावा विधायक जिसे कहते हैं, उसका विधायक काम क्या होता है? विधायक का मतलब होता है कुछ हटकर, यानी कुछ अलग। और मैं समझता हूं कि मैंने यहां आज जो चीज आपके समक्ष पेश हो रही है, वो एक विधायक काम है, असल में विधायक काम। उत्तर नागपुर काफी पिछड़ा हुआ इलाका। सन 2000 में यहां रात को, तब की वैरायटी टॉकीज के चौक सर अगर कोई ऑटो रिक्शा या रेलवे स्टेशन से ऑटो रिक्शा हम मांगते थे, तब इतने रास्ते भी बड़े नहीं थे, आप क्या है, बिजली भी खंभे भी सड़कों पर नहीं थी, अंधेरा रहता था, तो रात को ऑटो रिक्शा वाला भी यहां नहीं आता था। वो कहता था कि नहीं रे बाप, मैं आपके इलाके में नहीं चलता हूं, अगर गया तो लोग मुझे मार डालेंगे। रोज के 2 मर्डर, एक पुलिस स्टेशन था पांचपावली का, एक रोड था कामटी रोड जो बड़ा था, जहां रोज एक एक्सीडेंट होता था। आज ये घटनाएं होती है क्या? आज उत्तर नागपुर में आपको गुनहगारी दिखती है क्या? अगर यहां गुनहगारी अगर दिखी रहती तो मोमिनपुरे से निकला हुआ हमारा मुसलमान भाई, हमारी बहन यहां आकर अपना मकान नहीं बनाते थे, सुरक्षित नहीं रहते। दोस्तों, ये बातें तो बहुत लंबी है, लंबी कही जा सकती है, लेकिन मैंने एक कोशिश की, यह मेरी कोशिश है, जिसे आप ट्रेलर भी कह सकते हैं, अभी पूरी पिक्चर बाकी है। डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर कन्वेंशन सेंटर में बना रहा था, वो आपके इस्लामिक सेंटर से पहले बना। इसे 20 साल लगे, उसे 7 साल लगे, लेकिन मैं अल्लाह ताला का शुक्रगुजार हूं कि उन्होंने मेरे पास डॉक्टर नियाज को भेजा। बड़ी बड़ी महफिल में हम सब हमारे कौम की एक मीटिंग कर रहे थे, और उस कौम के मीटिंग में उन्होंने 2 सवाल मुझसे पूछे। एक कहा कि ठीक है साहब, हम आपको मानते हैं, लेकिन आपने हमारे कौम के लिए क्या दिया है? आपने बात कही थी इस्लामिक कल्चरल सेंटर की, वो तो खंडर बन के पड़ा हुआ है। आपने बात की थी ईदगाह की, वो तो हो नहीं रहा। नियाज भाई, अभी वैसा ही पिक्चर है क्या? अभी वैसी पिक्चर है कि कुछ बदलाव है? तो इस प्रकार से हमने कोशिश की कि यहां पर एक अच्छी लाइब्रेरी बने, और लाइब्रेरी मॉडर्न हो, एयर कंडीशन हो। ये लाइब्रेरी मॉडर्न भी है, एयर कंडीशन भी है, या लड़कियां भी पढ़ेगी या लड़के भी पढ़ेंगे, और हमारे बच्चे 12वीं तक के तो एक पढ़ाई करते हैं, 12वीं के बाद किसी वकील बनना होता, किसी इंजीनियर बनना होता, किसी डॉक्टर बनना होता, तो यहां क्लैट की, यहां नीट की, और यहां JEE की सारी कोचिंग की सुविधाएं भी यहां पे अलग क्लासरूम बनाकर हमने कर दी है।
एक हमने इंटरेक्शन के लिए फैकल्टी जब आती है, कोई स्पेशल फैकल्टीज को किसी कोर्स के लिए अगर हम बुलाएंगे, उनका स्पीच रखना है, तो उसके लिए हमने कॉन्फ्रेंस हॉल भी बनाया है। मुफ्ती साहब, केवल हम यही नहीं देने वाले, इसके साथ साथ हमारा बच्चा, आपको मैं बता दूं कि उर्दू के लिए स्पेशल अरेंजमेंट यहां हमने रखी है, बल्कि यह पूरी इस्लामिक कल्चरल सेंटर पूरी मुस्लिम कौम के लिए ही एक स्पेशल रहेगी। इसमें कोई दूसरे कौम का आदमी आ भी नहीं सकेगा, ये मैं आपको बता दूं। जब तक हमारे बच्चे सरकारी डिपार्टमेंट में नौकरी ना करें, क्योंकि मैंने देखा था कि जब मैं विधायक बना उसके पहले हमारे मुस्लिम बस्तियां जो थी उसमें दरी वाले बहुत थे। दरी वाले, सारे दरी वाले यूपी से आए हुए थे, दरी का काम करते थे, मेहनत करते थे, गांधी बाग के मार्केट में अपनी दरिया बेचते थे, बच्चों को कैसे भी बड़ी मुश्किल से पढ़ाते थे। आज वही दरी वालों के बच्चे कोई डॉक्टर बना है, कोई इंजीनियर बना है, कोई वकील बना है, ये भूलना नहीं चाहिए, जबकि उनका कोई सुविधा नहीं थी, लेकिन आज उनको यह सुविधा यहां मुहैया कराई जा रही है। आप अगर सरकारी जॉब्स का, नौकरी का अगर हिसाब मांगेंगे तो हमारी भागीदारी सरकारी नौकरी में 3% है, केवल 3%। हमारे बच्चे आईएएस में, आईपीएस में सिर्फ 3% है। हर साल 1000 बच्चे यूपीएससी में क्लियर करते हैं, जिससे हमारे कौम के सिर्फ 30 बच्चे रहते हैं। लेकिन अगर हम दूसरे डिपार्टमेंट की बात करें तो हर साल भारत में सरकारी डिपार्टमेंट में 5 लाख नौकरियां निकलती है, लेकिन हमें इसका ज्ञान तक नहीं है। इसलिए हम इस्लामिक सेंटर में एक इंफॉर्मेशन सेंटर भी बनाएंगे, जिसमें क्वालिफाइड स्टाफ बच्चों को गाइड करेगा, एडवाइस करेगा, और इसी तरह यूपीएससी, एमपीएससी, स्टाफ सिलेक्शन बोर्ड, रेलवे बोर्ड, बैंकिंग और तमाम कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन के लिए यहां ट्रेनिंग्स दी जाएंगी। उसके लिए इम्तिहान के लिए भी हम कोशिश करेंगे। सरकार तो आने दीजिए, रजी भाई आपने कहा कि इसको चलाएंगे कैसे, तो हमने वो सोच रखा है। तकलीफें तो आती है, और तकलीफें अगर नहीं आए तो उस बात में दमी क्या है। कुछ लोग तो होते हैं कि तालाब में मेंढक जैसा ड्राव ड्राव करते हैं, एक ईंट भी नहीं लगाते कहीं जाकर कौम के लिए, लेकिन बातें तो बड़ी बड़ी करते हैं। आज आप उन लोगों को जाकर बता दीजिए कि हमारे कौम के लिए एक मिसाल यहां खड़ी हुई है। हमारे मुस्लिम बेटियों के लिए भी यहां हमने विशेष प्रावधान रखा है, उसका केयर लेंगे। मैं मैनेजमेंट कमेटी से रिक्वेस्ट करूंगा कि उनके लिए स्पेशल सिस्टम्स यहां अडॉप्ट की जाए। इसके साथ साथ हमारे बच्चे विदेश पे कैसे जाए, उनको ओवरसीज में एजुकेशन कैसा मिले, अच्छी तालीम के लिए जीआरई, टोफेल, आईएलटीएस, इसकी भी कोचिंग की सुविधा यहां पर हम करेंगे। इस पर जो खर्च होगा वो आने वाली सरकार से हम मांग लेंगे। कुछ बातें तो छीनकर की जाती है, छीनेंगे। हमारे नेता श्री राहुल गांधी जी का कहना है कि जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी भागीदारी। हमारे महाराष्ट्र में मुस्लिम समुदाय की अगर जनसंख्या अगर आप जानना चाहेंगे तो 14% है, और देश में वही 15% है। लेकिन इस प्रतिशत के मुताबिक हमारी सत्ता में भागीदारी नहीं है। हम कोशिश करेंगे कि प्रदेश में हमारी सरकार आने के बाद अल्पसंख्यक मंत्रालय में उनकी जनसंख्या के आधार पर विशेष बजट बने, इसके बारे में निश्चित रूप से हम अमल में लाने की कोशिश करेंगे। एक स्टेट हमारे देश में था, जिस स्टेट में हमें एक हर वक्त एक मुसलमान मुख्यमंत्री मिलता था, मुस्लिम समुदाय का मुख्यमंत्री मिलता था, हमारे कौम का मुख्यमंत्री मिलता था। लेकिन आज भाजपा की इस सरकार ने उस स्टेट का, जम्मू कश्मीर का दर्जा हटा दिया, राज्य का दर्जा हटा दिया, मुख्यमंत्री पद खारिज किया और केंद्र शासित प्रदेश बना दिया।
लेकिन इसका मतलब ये नहीं होता कि कुछ हो नहीं सकता। भारतीय संविधान में वो ताकत है कि वो ताकत अच्छे अच्छे को झुका सकती है। बात केवल हमारी होती है कि हम कितनी ताकत के साथ, कितनी तादाद के साथ, कितनी संख्या के साथ उस संविधान के साथ खड़े होते हैं और उसके लिए लड़ते हैं। आज अगर भारत में यह संविधान नहीं होता तो आपका और हमारा क्या हाल होता है, ये हम समझ ही नहीं सकते हैं। जितनी तकलीफें, जितना दर्द मुस्लिम कौम को है, उतना ही दर्द, उतनी तकलीफें हमारे दलित भाइयों को भी है, हमको भी यह बात दिमाग में रखनी चाहिए। इसलिए हमें इन सब बातों पर सोचना पड़ेगा। हमारे हौसलों को बुलंद रखने की आज आवश्यकता है। अपने कौम को बड़े और ऊंचे सपने दिखाने के साथ, देखने के साथ ताकीद करना है। इसलिए कि किसी ने कहा है कि मंजिलें उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। पंख से कुछ नहीं होता, हौसलों में उड़ान होती है, हौसलों में उड़ान होती है। हम अपने हौसलों को बुलंद रखेंगे। हमारी आने वाली नस्लों के लिए बेहतरीन प्रोग्राम तैयार करेंगे और आज के दौर में जो नफरत की राजनीति चल रही है उसका डटकर मुकाबला करेंगे, साथ साथ करेंगे। नहीं तो ये आने वाली नस्ल हमें कभी माफ नहीं करेंगी। शायद हमें उसके बारे में जरूर सोचना पड़ेगा, प्रोग्राम बनाने पड़ेंगे। किसी ने कहा, बहरहाल हमें मक्तल से गुजरना होगा, बहरहाल हमें मक्तल से गुजरना होगा। बच गए हम तो किसी और को मरना होगा। अगली नस्लों को तबाही से बचाने के लिए जो भी करना है इसी नस्ल को करना होगा, इसी नस्ल को करना होगा। इसके साथ साथ मैं पुनः एक बार शुक्रगुजार हूं हमारे डॉक्टर रजीउद्दीन सिद्दीकी, डॉक्टर सरफराज अहमद, मोहम्मद बिलाल साहब, जनाब अकील अफसर, आसिफ शेख, इरशाद शेख, मोइन सिद्दीकी, मेहताब खान, काजी अजहर, जाफर मलिक, इमरान खान साहब और मंसूर खान साहब, इब्राहिम टेलर साहब, खान साहब, बाजी शबनम खान जी, हमारे बाजी। नया फोन लेने के बारे में सोच रहे हो तो सीधे चले आइए ओमकार मोबाइल। यहाँ आपको मिलेंगे सभी ब्रांड्स के नए मोबाइल और वो भी 0% फाइनेंस के साथ, और साथ ही पाइए सरप्राइज गिफ्ट भी। तो आज ही आइए ओमकार मोबाइल, गुजरी बाजार चौक, कावटी। इस वीडियो के प्रायोजक है सुरेश इलेक्ट्रॉनिक्स। अब अपने घर को बनाए स्मार्ट और सुविधाजनक। ले जाइए सभी ब्रांड्स के होम अप्लायंसेस, वो भी 0% फाइनेंस पर। हमारा शोरूम आज ही विजिट करें। बैंक ऑफ महाराष्ट्र के सामने कामटी।